नमस्कार, आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की। आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 2024 के लिए बड़ा संदेश दिया। ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया। बिना इलेक्शन की बात किए, बिना किसी का नाम लिए विरोधी दलों को करारा जवाब दिया। पहले मोदी ने अपने 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। गरीबों के घर, मुद्रा योजना से बढ़ा कारोबार, एमएसएमई को मदद, हर घर जल, आयुष्मान भारत, जन औषधि केंद्र, किसानों के लिए यूरिया जैसे अनेक कामों का जिक्र किया। फिर मोदी ने बताया कि उन्होंने अपने प्रयासों से कैसे पिछले 9 साल में भारत की इकोनॉमी को दुनिया में 10वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाया। और फिर मोदी ने आने वाले 5 साल का विजन समझाया। मिडिल क्लास पर फोकस, शहरों में घर बनाने के लिए मदद, सस्ता इंटरनेट डेटा और महंगाई पर काबू का भरोसा दिलाया। मोदी ने दावा किया कि आने वाले 5 साल में वो भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाएंगे। और इसके बाद मोदी ने अगले 25 साल की बात की। 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का सपना दिखाया। दुनिया के बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में समझाया। ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे मसलों पर भारत की बढ़ती ताकत और भारत की बढ़ती भूमिका के बारे में बताया। और भाषण के अंत में नरेंद्र मोदी ने विरोधी दलों के जले पर नमक छिड़का। उन्होंने बताया कि अगर भारत को दुनिया की नंबर 3 इकोनॉमी बनाना है तो देश को मोदी जैसी मजबूत सरकार की फिर जरूरत होगी। मोदी ने पहले कहा कि मैं वापस आऊंगा, लाल किले की प्राचीर से अगले साल फिर संबोधन करूंगा। और इसके बाद मोदी ने फाइनल असॉल्ट किया। नरेंद्र मोदी ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। मोदी ने लोगों से 3 बुराइयों से लड़ने के लिए सहयोग मांगा। एक भ्रष्टाचार, दूसरा परिवारवाद और तीसरा तुष्टीकरण। अब यह कोई सीक्रेट नहीं है कि ये तीनों प्रहार विरोधी दलों के नए अलायंस पर हैं। वो गठबंधन जो मोदी का मुकाबला करने के लिए बनाया गया है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूं कि कैसे उस गठबंधन पर मोदी ने वहां चोट की जहां दर्द सबसे ज्यादा होता है। पहले सुनिए भ्रष्टाचार और परिवारवाद के बारे में मोदी ने क्या कहा। कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें
इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का जिक्र करते हुए किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि निशाना किस पर है। मोदी के खिलाफ विपक्ष का जो अलायंस बना है, उसमें जितनी पार्टियां हैं, उनमें आम आदमी पार्टी जैसी 2-3 पार्टियों को छोड़ दें तो सभी पार्टियां परिवारों की हैं, पिता पुत्र और पुत्रियों की हैं, चाचा भतीजे की हैं। कांग्रेस पर गांधी परिवार का दबदबा है, लालू यादव का परिवार है, मुलायम सिंह यादव का परिवार है, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का परिवार है, महबूबा मुफ्ती का परिवार है, साउथ में स्टालिन का परिवार है, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे सब इसी लाइन में हैं। इसी तरह करप्शन के मामले में लालू यादव करप्शन के केस में सजा याफ्ता हैं, सोनिया और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में जमानत पर हैं। इसीलिए मोदी ने मौके पर चौका मारा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर प्रहार करते हुए कहा कि भाई भतीजावाद किसी भी फील्ड में हो, उससे प्रतिभा और न्याय का नुकसान होता है। लोकतंत्र में यह कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। 2024 के चुनाव में 9 महीने से भी कम का वक्त बचा है। मोदी से मुकाबला करने के लिए सारे विरोधी दल इकट्ठे हो गए हैं, महागठबंधन बनाया है। इसीलिए मोदी ने आज अपनी स्पीच के जरिए एक मैसेज दिया। मोदी ने कहा यह निर्णायक जंग की घड़ी है। मोदी ने कहा कि भारत ने 1000 साल पहले एक गलती की थी, उसका नतीजा यह रहा कि भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। आज एक बार फिर भारत उसी मोड़ पर खड़ा है। मोदी ने कहा अगर इस वक्त देश ने सही फैसला किया तो हमारे सामने 1000 साल का उज्जवल भविष्य है, और एक बार गलती हो गई तो फिर 1000 साल पीछे वाली नौबत आ जाएगी। हमें याद है 1000-1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का। 1947 में
देश आजाद हुआ, 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे। साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, यह अमृत काल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। आज मोदी का आत्मविश्वास देखने वाला था। पिछले 2 दिन से विरोधी दलों के नेता कह रहे हैं कि लाल किले से यह मोदी का आखिरी भाषण होगा, लेकिन मोदी ने करारा जवाब दिया। कहा, अगले साल 15 अगस्त को मैं फिर से लाल किले पर झंडा फहराने आऊंगा। मोदी ने कहा 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश में परिवर्तन लाने का वादा किया था। उन्होंने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के अपने वादे को पूरा किया। मोदी ने कहा उनकी इसी मेहनत को देखते हुए 2019 में जनता ने उन्हें दोबारा मौका दिया। वो देश को बदलने के लिए मेहनत कर रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और उन्हें भरोसा है अगली बार जब वो लाल किले पर आएंगे तो अपनी उपलब्धियों का फिर से ब्यौरा देंगे। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने इस वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया। परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने, आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा।
मोदी ने अगले 5 साल की बात की, अगले चुनाव में अपनी जीत का भरोसा दिखाया। उसकी एक वजह है उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो हमेशा समाज के अलग अलग वर्गों को साथ जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं, कोई ना कोई नई स्कीम लाते रहते हैं। आज एक ऐसी योजना का ऐलान किया। लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ महीने बाद उनकी सरकार ओबीसी वर्ग के लिए विश्वकर्मा योजना लेकर आएगी। हर कैटेगरी में पहले की तुलना में अनेक गुना धन देश के विकास के लिए, कोने कोने में रोजगार पैदा करने के लिए, पाई पाई का उपयोग भारत का भाग्य बदलने के लिए हो, और इसलिए हमने काम किया है। और मेरे प्यारे प्रियजनों, इतना ही नहीं, हमने इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज 5 साल के मेरे कार्यकाल में 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं, तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है। उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। आने वाले दिनों में, आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से, जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। चुनाव का साल है। मोदी ने एक एक वर्ग को एड्रेस किया, मिडिल क्लास की बात की। मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में हुए आर्थिक विकास से करीब 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। इन लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ी है। अगले 5 साल में जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो करोड़ों लोगों का इसका फायदा होगा। मोदी ने कहा उनकी सरकार उन लोगों के लिए भी स्कीम लाने जा रही है जो शहरों में अपने घर बनाने का सपना देख रहे हैं। आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थ चक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं। और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर, शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन
अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। मोदी ढूंढ ढूंढ कर विरोधी दलों के आरोपों का जवाब भी साथ साथ दे रहे थे। आर्थिक विकास की बात की, फिर मोदी ने बात की महंगाई की, जिसका सामना आजकल सभी करते हैं। मध्यम वर्ग की चर्चा इसीलिए होती है। टमाटर के दाम पिछले कई महीनों में आसमान पर हैं, इसकी बहुत चर्चा हुई है। खाने पीने की दूसरी चीजें भी महंगी हुई हैं। गैस सिलेंडर की बात होती है। नरेंद्र मोदी ने माना कि महंगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले कोरोना और फिर रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई का असर दिखाई दिया है। मोदी ने कहा दूसरे देशों की तुलना में भारत में सिचुएशन काफी हद तक कंट्रोल में है, लेकिन वो चाहते हैं कि महंगाई पर और काबू पाया जाए। विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की है। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। लाल किले से जब भी नरेंद्र मोदी स्पीच देते हैं तो महिलाओं पर भी फोकस करते हैं। आपको याद होगा 2014 में जो उनकी पहली स्पीच थी, उसमें उन्होंने महिलाओं के लिए शौचालय की बात की थी। उसका काफी मजाक भी उड़ा था, लेकिन बाद में वो एक बड़े फायदे की स्कीम साबित हुई। फिर उन्होंने महिलाओं के चूल्हे की, उससे उठने वाले धुएं की बात की, महिलाओं को मुफ्त गैस देने की बात की थी। आज उन्होंने एक बार फिर महिलाओं की बात की, लेकिन एक अलग कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने कहा कि वो देखकर काफी खुश होते हैं कि साइंस की फील्ड हो, कमर्शियल पायलट हो, इन सब में महिलाओं को जबरदस्त भागीदारी देने का मौका मिला है। मोदी ने कहा कि ज्यादातर महिलाएं गांव में रहती हैं, उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर में रोजगार दिलाने के लिए सरकार महिलाओं को ड्रोन उड़ाना सिखाएगी, ड्रोन की ट्रेनिंग देगी और कृषि में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ाएगी। देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है, और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट हैं तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट के, और जब G20 में मैंने विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाया है तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है, और उसके महत्व को स्वीकार कर करके वो उसको बहुत बल दे रहे हैं। हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं, मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा था, तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपके यहां बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? उसमें क्या था? मैंने उनको कहा, आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम
स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है, तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है। और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी। और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी। और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे। और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी, और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। विरोधी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर पर बोलने से बचते हैं। पार्लियामेंट में भी उन्होंने मणिपुर पर सिर्फ 2 मिनट बोला, लेकिन आज लाल किले से दी गई अपनी स्पीच में नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोले, भाषण के शुरुआत में बोले, और मोदी ने कहा मणिपुर में जो हुआ वो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब राज्य में अमन और चैन लौट रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं कि मणिपुर में स्थायी शांति कायम की जा सके। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में, और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाएं, और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के, जब मैं एकता की बात करता हूं, तब अगर घटना मणिपुर में होती है तो पीड़ा महाराष्ट्र में होती है, अगर बाढ़ आसाम में आती है तो बेचैन केरला हो जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो, हम एक अंगांगी भाव की अनुभूति करते हैं। मेरे देश की बेटियों पर जुल्म न हो, यह हमारा सामाजिक भी दायित्व है, यह हमारा पारिवारिक दायित्व भी है, और यह देश के नाते हम सबका दायित्व है। आज लाल किले की प्राचीर पर जो दिखाई दिया वो विंटेज मोदी का रूप था। आज स्वाधीनता दिवस पर जो सुनाई दिया, उससे लगा पुराना फाइटर मोदी फिर मैदान में है। वैसे भी मोदी के बारे में मुझे लगता है कि वो एडवर्स सिचुएशन में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मुझे नहीं लगता कि विरोधी दलों ने भी इस बात की जरा भी उम्मीद की होगी कि लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी इतनी साफ साफ और इतनी खरी खरी बातें कहेंगे। लेकिन मोदी तो मोदी हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उन्होंने विरोधी दलों की बातों का चुन चुन कर जवाब दिया, छोटी से लेकर हर बड़ी बात पर उत्तर दिया।
जैसे टेलीप्रॉम्प्टर को लेकर बहुत कुछ कहा जाता रहा है, आज मोदी ने अपने भाषण में टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा नहीं लिया। मोदी का पुराना एक्सटेम्पोर बोलने का जोश दिखाई दिया। करीब 90 मिनट यानी 1.5 घंटे तक सिर्फ नोट्स की मदद से बोलना आसान नहीं होता। इल्जाम था मोदी मणिपुर पर बोलने से बचते हैं। उन्होंने लाल किले की प्राचीर से भरोसा दिलाया कि मणिपुर में जल्दी शांति कायम होगी। मोदी ने लोगों को एहसास कराया कि वो पॉजिटिव सोचते हैं, सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके विरोधी सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं और सिर्फ अपने अपने परिवार की चिंता करते हैं। लेकिन आज के मोदी के भाषण में राजनीति के लिहाज से देखें तो 3 मेन पॉइंट्स थे: भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। विरोधी दलों के अलायंस के जितने भी नेता हैं वो सीबीआई और ईडी से परेशान हैं। राहुल, ममता, लालू, पवार, केजरीवाल, स्टालिन, सब के सब मोदी पर जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करके राजनीति करने का आरोप लगाते हैं। मोदी ने इसीलिए भ्रष्टाचार को बड़ा इशू बनाया। हालांकि इस मामले में विपक्ष अजीत पवार जैसे कई नेताओं का नाम लेकर कहेगा कि वो क्या वॉशिंग मशीन से धुल कर आए हैं। लेकिन परिवारवाद ऐसा एरिया है जहां मोदी की चोट का सबसे ज्यादा असर होगा। मोदी का अपना कोई परिवार नहीं है। उन्होंने देशवासियों को आज बार बार अपने परिवारजन कहकर संबोधित किया। 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताया। अपने 90 मिनट के संबोधन में मोदी ने 48 बार मेरे परिवारजन शब्द का इस्तेमाल किया। इसका असर जनमानस पर होगा। तुष्टीकरण का जिक्र करके मोदी ने बीजेपी के कोर वोटर को मैसेज दिया, एश्योर किया कि वो कभी वोटों के लिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। लेकिन इन सब से अलग नरेंद्र मोदी ने 2 बातें ऐसी कही जिनका इनडायरेक्ट मतलब कि अगर देश की जनता ने उन्हें तीसरी बार चुना तो इसका कितना दूरगामी परिणाम होगा। इसीलिए मोदी ने 2047 में भारत को अमेरिका जैसे ताकतवर देशों की श्रेणी में पहुंचाने की बात की। उन्होंने लोगों को सावधान भी किया कि 1000 साल पहले पृथ्वीराज चौहान को हराने की गलती हुई थी। इसकी सजा देश ने 1000 साल तक पाई, लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अब भारत को फिर से कभी गुलाम न बने, यह इंश्योर किया जाएगा। अब इसका असली मतलब यह था कि फिर से गलती नहीं करनी है। अगर चूक हुई तो लम्हों की खता होगी और सजा सदियों तक मिलेगी। हालांकि आज लाल किले से जब प्रधानमंत्री मोदी विरोधी दलों को खरी खरी सुना रहे थे तो उनकी बात सुनने के लिए मेन ऑपोजिशन पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष लाल किले पर मौजूद नहीं थे। राज्यसभा में विरोधी दल के नेता के तौर पर खरगे के लिए प्रोग्राम में सामने की तरफ एक कुर्सी रिजर्व थी जिस पर उनका नाम लिखा था, लेकिन वो कुर्सी आखिर तक खाली रही। मल्लिकार्जुन खरगे कुछ देर बाद अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराते नजर आए। अपने घर पर तिरंगा फहराने के बाद मल्लिकार्जुन खरगे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। यहां राहुल गांधी भी मौजूद थे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खरगे ने झंडा फहराया। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के लीडर्स एक परिवार से ऊपर उठकर सोचते ही नहीं, तो जवाब देने के लिए मल्लिकार्जुन खरगे सामने आए और लाल किले न जाने के पीछे 2 वजह बताई। खरगे ने कहा, एक तो उनकी आंखों में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से वो लाल किले नहीं गए, और दूसरी वजह ये कि अगर वो लाल किले चले जाते तो पीएम और बाकी मंत्रियों की सिक्योरिटी की वजह से समय पर अपने घर और उसके बाद कांग्रेस ऑफिस नहीं पहुंच पाते जहां उन्हें झंडा फहराना था। मेरे को दिक्कत क्या है, एक तो मेरे आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो एक दूसरा क्या है, वो मेरे को घर पर 920 को झंडा लगाना एज पर इसके प्रोटोकॉल के हिसाब से। फिर मैं कांग्रेस ऑफिस में आके यहाँ पर भी झंडा फहराना है, तो यहाँ पहुँचे यहाँ पर तो मैं पहुँच ही नहीं सकता था, और उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जाने तक दूसरे किसको भी नहीं छोड़ते।
अब आजकल फिर वो होम मिनिस्टर को जाने तक फिर नहीं छोड़ते, फिर उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर जाने के बाद, उसके बाद स्पीकर के बाद हम लोगों का नंबर लगता है। मैं यहाँ पहुंच ही नहीं सकता था, उन्होंने पार होने तक मेरे को वहीं ठहरा करते हैं। तो इसीलिए हमने सोचा वहां जाकर जो समय भी जाएगा और समय के ऊपर मैं यहाँ भी नहीं पहुंचूंगा, तो इसीलिए मैंने वहां पर जाना उचित नहीं समझा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल किला न पहुंचने की जो वजह बताई, बीजेपी ने उसे बहानेबाजी बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने ऐसा पहली बार नहीं किया। जब नई संसद की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन हो रहा था तब भी कांग्रेस के नेता नहीं पहुंचे थे। पीयूष गोयल ने कहा, आज का प्रोग्राम किसी पार्टी का नहीं था, ये देश की आजादी का जश्न था। इसमें शामिल न होकर कांग्रेस ने देश का अपमान किया। मैंने अलग अलग कारण जिंदगी में सुने हैं जब विपक्ष ने कुछ ना कुछ कारण से कोई कार्यक्रम नहीं अटेंड किया। हमारे तो नए पार्लियामेंट तक के उद्घाटन समारोह में विपक्ष शामिल नहीं हुआ था। आज तो विशेष निमंत्रण था, उनको आगे बैठना था एकदम, और उनके लिए सभी सुविधाएं रहती। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी चिंता करते हैं कि अगर कोई विपक्ष का बड़ा नेता आए तो उनको सम्मान पूरा मिले। अगर इतना बड़ा देश के लिए आज का महत्वपूर्ण दिवस, भारत की स्वतंत्रता का दिवस, भारत की आजादी का दिवस, उसका जो समारोह है वो किसी पार्टी या दल का नहीं होता है, वो देश का होता है। उसमें भी अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको ये टाइम वेस्ट लगता है या उनको ये लगता है कि उसमें समय पे पहुंचना पड़ता है, वो एक उनको कठिनाई लगती है, तो मैं समझता हूं गांधी परिवार और खड़गे जी दोनों ने आज 140 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है और भारत की सेना का अपमान किया। पीयूष गोयल ने जो कहा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उसमें एक पॉलिटिकल बात जोड़ दी। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस को न देश की परवाह है न किसी और की, कांग्रेस घमंड में चूर है, इसीलिए कांग्रेस को यह बर्दाश्त ही नहीं होता कि एक ओबीसी का बेटा देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा है। ये घमंडिया पार्टी है कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन है। इसको इतना घमंड है, वो मोदी जी को देखना नहीं चाहते। एक पिछड़े का बेटा देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया, इसका हकदार तो केवल गांधी परिवार ही है। इसी सोच में वो ये औपचारिकता, लाल किले पर विपक्ष के नेता आते हैं, वो भी साथ रहते हैं। ये आज हम भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। ये था, मुझे लगता है कि ये चिंता उनको कम है, सत्ता में कैसे आए उसकी चिंता। आज मल्लिकार्जुन खड़गे का लाल किले के समारोह में न जाना साफ दिखाता है कि कांग्रेस के नेताओं और नरेंद्र मोदी के बीच खाई कितनी गहरी हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के लीडर मोदी के किसी भी समारोह का बॉयकॉट करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। जब नई संसद का उद्घाटन हुआ तो कांग्रेस के नेताओं ने समारोह का बहिष्कार किया। लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन में मोदी के भाषण के बीच में से वॉकआउट किया। हालांकि कांग्रेस के नेता बार बार कहते तो हैं कि नरेंद्र मोदी किसी एक पार्टी के नहीं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर उनके व्यवहार में यह रिफ्लेक्ट नहीं होता। अब यह न तो लोकतंत्र के लिए अच्छा है और न ही देश की राजनीति के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से 3 बुराइयों की बात की जिसका हमने जिक्र किया, करप्शन, परिवारवाद और अपीजमेंट। ये तीनों विपक्ष पर निशाना लगाने के लिए थी। जाहिर है विरोधियों को तो यह बात पसंद नहीं आएगी। कांग्रेस, आरजेडी, शरद पवार की एनसीपी या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, सब ने इस पर कटाक्ष किया और कांग्रेस को तो यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सलमान खुर्शीद सामने आए, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर को पार्टी का मंच बना दिया। जो भी नेता, प्रधानमंत्री या जो भी हो, जो ये नहीं जानता कि राष्ट्र पर्व क्या होता है और एक राजनीतिक कार्यक्रम क्या होता है, उसमें वो अंतर नहीं जानता, 10 साल बाद भी नहीं जानता, तो बड़ा दुख का विषय। सलमान खुर्शीद ने जो बात इशारों में कही,
कांग्रेस की प्रवक्ता ने उसे डिस्क्राइब कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परिवारवाद तो बीजेपी में दिखता है। करप्शन के मुद्दे पर जिस पार्टी पर वो अटैक करते हैं उसी के साथ सरकार बनाते हैं। लाल किले की प्राचीर से लोगों ने सोचा था कि कुछ तो अच्छा बोलेंगे प्रधानमंत्री, कोई ऐसी बात करेंगे जो देश के हित में होगी। प्रधानमंत्री वही घिसा पिटा चुनावी भाषण दे रहे हैं। असलियत यह है कि अपनी पूरी पार्टी को वंशजों से और डायनास से आपने भरा हुआ है और आप दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं। असलियत यह है कि जिसको आप 70,000 करोड़ के लिए रात को कोसते हैं, सुबह उसके साथ सरकार बनाते हैं। असलियत यह है कि आप चुनावी भाषणों में कहते हैं आप लोगों को कपड़े से पहचान जाते हैं। तो आपसे ज्यादा तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार और दूसरा कौन करता है? किस परिवारवाद की बात करते हैं? अपनी पार्टी को वंशजों और परिवारवादी लोगों से भर लिया है और आप बात करते हैं परिवारवाद की। लेकिन कोई बात नहीं, झोला उठाने का वक्त आ गया और मोदी जी एक वैसे बौखलाए हुए लग रहे हैं जो बार बार अपने आप को ही समझा रहे हैं कि वो लौटेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो लौटने वाले नहीं है। करप्शन और परिवारवाद वाली बात शरद पवार की बेटी और एनसीपी की वर्किंग प्रेसिडेंट सुप्रिया सुले को भी चुभी। सुप्रिया ने कहा, ये तो हर पार्टी में है, लेकिन दूसरों पर उंगलियां उठाने वालों की तरफ भी 3 उंगलियां अपने आप पॉइंट आउट होती हैं। उन्होंने करप्शन पे भी आरोप किए, परिवार के बारे में आरोप किए। परिवारवाद तो हर पार्टी में है। मुझे अमित शाह जी के एक पंक्तियां पार्लियामेंट की याद आती है। अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि अगर एक उंगली, ये अमित शाह जी का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है, रिकॉर्ड से ठीक रखिए। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड ऐसे कहा था कि जब भी आप कुछ कहते हो लाइफ में, तब अगर एक उंगली आपकी तरफ जाती हो तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है। ये माननीय अमित शाह जी का जो स्टेटमेंट है वो मुझे याद आता है। क्योंकि सवाल नरेंद्र मोदी पर था, नरेंद्र मोदी की स्पीच में खोट निकालने का मौका था, तो केजरीवाल की पार्टी कैसे पीछे रहती? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि परिवारवाद की बात बीजेपी को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यूपी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में परिवारवाद साफ दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के हर राज्य के प्रमुख नेताओं के बच्चे आज राजनीति के अंदर हैं। चाहे उत्तर प्रदेश ले लें, दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा ले लें, महाराष्ट्र के अंदर पंकजा मुंडे ले लें, राजस्थान के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया, विजय राजे सिंधिया और उनकी पुरानी मुख्यमंत्री एक परिवार से आती हैं। इस तरीके का परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर खूब फल फूल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का भाषण एक फेयरवेल स्पीच की तरह था। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की लाल किले पे ये आखिरी स्पीच है। इसके बाद प्रधानमंत्री जी लाल किले जरूर आएंगे, मगर सामने वाली कुर्सियों पे दूसरे प्रधानमंत्रियों को सुनेंगे। जहां तक परिवारवाद का सवाल है, मुझे लगता है ये विपक्ष की पार्टियों का सबसे कमजोर पक्ष है, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। कोई इस बात से कैसे इनकार करेगा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान सौंप चुकी हैं? कांग्रेस में आज सिर्फ राहुल गांधी की चलती है। कोई इस बात से कैसे इनकार कर सकता है कि लालू यादव का पूरा फोकस तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने पर है? शरद पवार सुप्रिया को, ममता बनर्जी भतीजे अभिषेक को, स्टालिन अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं। मोदी इस बात को समझते हैं, इसीलिए उन्होंने परिवारवाद को इतना बड़ा इशू बनाया। 15 अगस्त का दिन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए भी एक अवसर था जनता के सामने अपनी बात रखने का। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने विधान भवन में झंडा फहराया और इसके बाद योगी ने दावा किया, कहा कि अगले 5 साल में यूपी की इकोनॉमी को वो 4 गुना बढ़ा देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एक वक्त था जब लोग यूपी में आना नहीं चाहते थे, लेकिन पिछले 6 साल में यूपी ने हर क्षेत्र में तरक्की की है और आने वाले वक्त में देश की विकास यात्रा में सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का होगा। हर प्रदेशवासी आज इस बात को जानता है, आज हमारे सामने पहचान का संकट नहीं है। पहचान का संकट हमारे सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का नागरिक जहां कहीं जाएगा, देश की भावनाओं के अनुरूप जो पहचान उत्तर प्रदेश के नागरिकों की होनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश वासियों की होनी चाहिए थी, उस पहचान के लिए जिसके लिए मोहताज होना पड़ा था,
आज उससे उभर करके हम लोग भी कह सकते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं और हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। भारत की आत्मा जिस प्रदेश में बसती है उस उत्तर प्रदेश के वासी हैं। जिस उत्तर प्रदेश में लोग आना नहीं चाहते थे, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में मान्यता थी कि यहाँ लोगों में विकास की कोई सोच नहीं, उसी उत्तर प्रदेश में एक नहीं दो नहीं बल्कि अब 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। भाइयों बहने, 36 लाख करोड़ का मतलब जमीनी धरातल पर देवे निवेश नीचे उतरेगा। 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी की गारंटी देगा, 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की गारंटी देने वाला होगा। योगी आदित्यनाथ की खास बात यह है कि उन्होंने अपने काम से अपना दबदबा बनाया है। जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुधारा, उसकी गूंज हर जगह सुनाई देती है। अब अगर किसी राज्य में कोई बड़ी घटना हो जाती है, नूह में दंगा हो, मणिपुर में जातियों का संघर्ष हो, लोग कहते हैं योगी होते तो संभाल लेते। मुझे लगता है किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ये बड़ी बात है और बिना असलियत में काम किए ऐसा इंप्रेशन बनाना संभव नहीं होता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराया। अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। केजरीवाल पूरी तैयारी के साथ आए थे। इंडिपेंडेंस डे का उनका भाषण भी पूरी तरह पॉलिटिकल था। केजरीवाल ने अपनी स्पीच में दिल्ली सेवा बिल का इशू उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कानून लाकर दिल्ली की जनता के अधिकार छीन लिए हैं। वो इस अधिकार को वापस लेने की लड़ाई लड़ते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अभी दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनने के लिए पहले एक ऑर्डिनेंस लाया गया और उसके बाद एक कानून पास किया गया। दिल्ली के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम करने की क्षमता को छीन लिया गया। मेरे पास बहुत लोग आ रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं अब आप काम कैसे करोगे। आज मैं स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को यह आश्वासन देता हूं कि जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी पावर छीन लें, हमारे 2 काम जारी रहेंगे। एक तरफ हम पावर वापस आपको, आपकी पावर वापस दिलाएंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को आपको अपने अधिकार वापस दिलाएंगे। इसकी लड़ाई हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन जितने काम चल रहे हैं, जब से मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं, तब से ये लोग मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरे काम में अड़चन अड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने काम रुकने नहीं दिए। आपके जितने दिल्ली में काम चल रहे हैं, सारे काम चलते रहेंगे। जितने काम है सारे काम जारी रहेंगे। हो सकता है थोड़ी स्पीड कम हो जाए। आज केजरीवाल ने अपनी विनिंग फॉर्मूले की बात भी की। सिंपल फॉर्मूला है, मुफ्त की बिजली दो, मुफ्त का पानी दो, मुफ्त की बस यात्रा करो, शिक्षा इलाज की गारंटी दो। ये सारी बातें आज उन्होंने एक बार फिर से गिनवाई और वो जानते हैं लोग वोट तो देंगे। दूसरी बात है कि कांग्रेस जहां कमजोर होती है वहां केजरीवाल वैक्यूम का फायदा उठाते हैं। दिल्ली और पंजाब में उनका यही फॉर्मूला काम आया और आज उन्होंने इसी फॉर्मूले की बात की। स्वाधीनता दिवस के मौके पर आज सबसे अच्छी तस्वीरें कश्मीर से आई। श्रीनगर में आज लोगों ने खुलकर आजादी का जश्न मनाया। लाल चौक से लेकर बख्शी स्टेडियम तक श्रीनगर में हर जगह तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दिया। कश्मीर के लोग बेखौफ होकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आज 33 साल बाद इंडिपेंडेंस डे के प्रोग्राम में हजारों लोग पहुंचे। स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी थी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं बेफिक्र होकर आजादी के जश्न में शामिल होने के लिए वहां पहुंचे थे। बख्शी स्टेडियम में आज सबको बुलाया गया था। आम कश्मीरियों को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने का इनविटेशन दिया गया था और स्टेडियम के भीतर उसका असर दिखाई दिया। बख्शी स्टेडियम जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा झंडा फहरा रहे थे, उस वक्त
20,000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद थे। बख्शी स्टेडियम मौजूद लोगों के ऊपर और आसपास के इलाकों में हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे थे। कश्मीर की नई जनरेशन को ऐसा जश्न पहली बार देखने को मिला। श्रीनगर में आज बरसों बाद 15 अगस्त के दिन स्कूल खुले, दुकानें खुली, न कहीं पर किसी तरह की पाबंदी थी, न लोगों को रोकने के लिए कहीं बैरिकेड लगाए गए थे। समारोह स्थल के बाहर लोगों की भीड़ की तस्वीर पर उमर अब्दुल्ला ने भी कमेंट किया। उन्होंने ट्वीट किया, ये तस्वीर तो अच्छी है, लेकिन क्या कश्मीर के लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसी ही लाइन असेंबली इलेक्शन के पोलिंग बूथ के बाहर भी लगेगी? बख्शी स्टेडियम पहुंचे हर शख्स को इस बात की खुशी थी कि वो बरसों बाद खुलकर आजादी का जश्न मना रहे हैं। उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है और अब कश्मीर में आजादी के दिन खौफ का वैसा माहौल नहीं है जैसा 1990 के बाद कई साल तक नजर आता था। बदकिस्मती से पुराने सियासतदानों ने यहाँ हमें सिर्फ ये कब्रिस्तान दिए हैं, लेकिन आज की जो गवर्नमेंट है ये बहुत अच्छा सोच रही है और आप देख रहे हैं कश्मीर बदल रहा है। पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। ऐसे होने चाहिए, लोग जोश खरोश के साथ आते हैं, मनाते हैं, ऐसे होने चाहिए। इससे पहले कभी नहीं ऐसा देखा, आज देखा, बहुत खुशी हुई सर। स्वतंत्रता दिवस का जश्न आज बॉर्डर पर भी नजर आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मच्छल सेक्टर में आज इंडियन आर्मी ने लोकल पब्लिक के साथ मिलकर जश्न मनाया। इंडियन आर्मी ने आज लाइन ऑफ कंट्रोल के आखिरी गांव के लोगों को एक तोहफा भी दिया। आर्मी ने मच्छल नाले के ऊपर 115 फीट लंबा ब्रिज बनाया है, जिसे आज आर्मी ने वहां की जनता को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। यहां पर भी बॉर्डर के पास आखिरी गांव में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। स्कूल के बच्चों ने तिरंगा यात्रा निकाली और भारत माता की जय के नारे लगाए। हिमाचल प्रदेश से आज एक बार फिर परेशान करने वाली तस्वीरें आई। यहां तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी शिमला में शाम को एक बड़ा हादसा हुआ। शिमला के कृष्णा नगर इलाके में लैंडस्लाइड हुआ। इस हादसे में एक स्लॉटर हाउस और पहाड़ी पर बने कई घर गिर गए। स्लॉटर हाउस पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। खबर है कि इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई। हादसे के कुछ ही देर बाद प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। रेस्क्यू और मलबा हटाने का काम शुरू हुआ। एनडीआरएफ की 2 कंपनियां भी रेस्क्यू के काम में लगी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने कहा कि लोगों को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। करीब 5 से 10 लोग मलबे में फंसे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू टीम के लिए काम आसान नहीं है, क्योंकि किसी भी वक्त लैंडस्लाइड हो सकती है। काम लगातार जारी है, तो चैलेंज ये है कि रात में यहाँ पर हमें रेस्क्यू वर्क सारा करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था करा रहे हैं। हमारे पास सारी टीमें हैं, एसडीआरएफ की पूरी टीम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है और एनडीआरएफ और आर्मी टीम्स भी हमारी ऑन कॉल है, जो शिव बावड़ी पे ऑलरेडी ऑपरेशन कर रही हैं। हमें बहुत संभल के यहाँ पे काम करना पड़ेगा। हमारे लोगों को भी काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। 5 बजे तो गिरा है, बट उसके पहले अंदेशा हो गया, क्रैक्स वगैरह आगे से, तो मोस्टली लोगों से खाली करा लिया गया था। फिर भी कह रहे हैं 5-10 लोग अंदर थे, जो लोग बैठे हुए थे, जो नहीं निकले, उनका हमें डर है कि शायद, जैसे 1-2 लाशें दिख रही हैं, जो ऊपर का बिल्डिंग गिरी है, वहाँ के जो घर गिरे हैं, यहाँ नीचे जो आप देख रहे हैं एसटीपी प्लांट है, इस पर गिरा है। बट पूरा जायजा तो जब तक हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक लेंगे। शिमला की तरह की एक तस्वीर मंडी से भी आई। यहां के सरका घाट इलाके में जमीन धंसने से 3 मंजिल का पूरा मकान नेस्तनाबूद हो गया। घर में रहने वालों को इतना मौका भी नहीं मिला कि वो अपना सामान हटा पाते। मकान के गैरेज में खड़ी गाड़ी भी मकान के साथ दब गई। कल ही शिमला के समर हिल इलाके में शिव मंदिर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था। इसके बाद फागली में कई मकान फ्लैश फ्लड की चपेट में आए।
इन दोनों जगहों पर रेस्क्यू और मलबा हटाने का काम अभी भी जारी है। समर हिल के शिव मंदिर से अब तक कुल 12 शव निकाले जा चुके हैं। दोनों जगहों पर रेस्क्यू का काम चल रहा है। फागली में आया फ्लैश फ्लड इतना तेज था कि अपने साथ कालका शिमला रेल ट्रैक के नीचे बने पुल को बहा कर ले गया। 120 साल पुराना यह रेलवे ट्रैक हवा में झूल रहा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की वजह से पिछले 48 घंटों में 60 लोगों की मौत हो चुकी है। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।